हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आप इस चैनल पर देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करते रहिए, जो कि आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 9 बजे वाली क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इसके साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको पूरी जीएस कंप्लीट कराई जा रही है। तो आप जीएस के लिए दोपहर 1 बजे वाली क्लास और क्वेश्चन सीरीज़ आप रात को 9 बजे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थिरता। लोकेशन पूछी गई है, ए है बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है बंगाल में, या फिर डी है गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ए है पीतलखोरा में, बी है जुन्नार में, सी है कार्ले में, या फिर डी है बेटसा में। तो याद रखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में, ऑप्शन सी। सप्तपर्णी गुफा पूछा गया, कहाँ स्थित है। ए है सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी है पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। ए है गंग, बी है काकतीय, सी है होयसल, डी है कदम। तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी, ऑप्शन सी राइट है। 166 क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। जब इसकी रचना हुई तब पूछा जा रहा है किस नाम से जानी जाती थी। ए है बृहत कथा, बी है ब्राह्मण, सी है बृहत संहिता, या फिर जय संहिता। तो महाभारत का मूलतः नाम जो था वो जय संहिता था, ऑप्शन डी राइट होगा। 167वां प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ए है भीतरी स्तंभलेख, बी है इलाहाबाद स्तंभलेख, सी है मंदसौर अभिलेख, या फिर डी है उदयगिरी अभिलेख। तो स्कंदगुप्त को हूणों ने पराजित किया था, ये भीतरी स्तंभलेख में दिया गया है, इससे ज्ञात होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में जो आयोजित हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ए है जेबी कृपलानी, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है बी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसकी स्थापना है, वो मैंने डे वाइज सीरीज़ में करा दी है। जिन बच्चों ने भी वो क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख लें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1946 का जो मेरठ में आयोजित हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की जेबी कृपलानी ने। इससे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, जो काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। कुछ रचनाएं दी गई हैं आपके सामने। ए है फर्स्ट है प्रियदर्शिका, सेकंड है नागानंद, थर्ड है हर्षचरित, और फोर्थ है रत्नावली। तो इसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष द्वारा रचित रचनाएं हैं। तो 1 2 4 ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि हर्षचरित बाणभट्ट की है, तो यहाँ पर थर्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ए है दारा शिको, बी है सूजा, सी है औरंगजेब, या डी है मुराद। तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने दारा शिको, ऑप्शन ए राइट है, इनको दी थी। फिर है रॉलेट एक्ट, ये किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो रॉलेट एक्ट याद रखिए 1919 में आया था, और उसी समय आप याद रखेंगे 1919 का आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो एक्ट आया था वो भी इसी समय आया था। तो इस तरह से आप डेट याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था।
ऑप्शन ए है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी है जुलाई 10 1947 ईस्वी को, या फिर जुलाई 18 1947 ईस्वी को, या फिर अगस्त 14 1947 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 18 1947 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ए है 1899 में, बी है 1901 में, सी है 1903 में, डी है 1905 में। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो, इसकी रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बी है लॉर्ड मिंटो के द्वारा, सी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और डी है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 175 का गदर पार्टी का मुख्यालय था। ए है सैन फ्रांसिस्को में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है मद्रास में, या फिर डी है कलकत्ता में। तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है लोकमान्य तिलक, और डी है लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल तो आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तिलक जी भी इसमें नहीं आते हैं, तो कौन बचे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल से थे, उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए है खान अब्दुल गफ्फार खां, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट होगा, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? ए है 31 दिसंबर 1928। नेक्स्ट है, सभी की डेट 31 दिसंबर ही है, 1928, 1929, 1930 या फिर 1931। तो ऑप्शन बी राइट है, 31 दिसंबर 1929 को नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो किस राज्य में हुआ था? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, और डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये हड्डी से निर्मित आभूषण पूछे जा रहे हैं, कहाँ से मिले हैं? ए है सराय नाहर राय से, बी है महदहा से, सी है लेखैया से, या फिर डी है चोपनी मांडो से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महदहा से। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा, या फिर डी है सुरकोटदा। तो देखिए, सारे जितने भी लगभग नगर थे वो 2 भागों में विभक्त होते थे, किंतु जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 183 क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध या होत्र जिसे बोलते हैं, इसका संबंध किससे था? ए है ऋग्वेद से, बी है यजुर्वेद से, सी है सामवेद से, और डी है अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। तो होत्र का संबंध किससे हो जाएगा? ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको होत्रा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी पूछा गया है। ए है कनिष्क के शासनकाल में, बी है अशोक के शासनकाल में, सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, या फिर डी है मिनांडर के शासनकाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। पहली होती है अजातशत्रु, ठीक है, फिर होती है कालाशोक के शासनकाल में, फिर अशोक, और लास्ट होते हैं कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है वो मैंने आपको बता दी है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ए है आम्भी, बी है पुरु या फिर जिन्हें पोरुस बोलते थे, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है महापद्मनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर ने जिसे हराया था उनका नाम था पोरस। ऑप्शन बी राइट है। शक संवत कब प्रारंभ होता है? अब ये समय आपसे पूछा गया है। ये इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए और इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ए है 78 ईस्वी से, बी है 58 ईसा पूर्व से, सी है 120 ईस्वी से, डी है 320 ईस्वी से। तो 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ए है अर्थशास्त्र, बी है मुद्रा राक्षस, सी है मेगस्थनीज की इंडिका और डी है वायु पुराण। तो ये जो इंडिका है पुस्तक मेगस्थनीज की, इसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत में दासता या फिर दास प्रथा नहीं थी। ऑप्शन सी राइट है। 188 क्वेश्चन है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए है नंदी कलम्बकम, बी है कलिंग पुत्तपर्णी, ठीक है, फिर सी है पेरिया पुराणम और डी है कुराल। तो कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ये एक प्रकार से आप देखेंगे सारे तमिल ग्रंथ आपको दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। राइट। अगला प्रश्न है चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ए है पान वारियम, बी है एरी वारियम, सी है टोन वारियम, डी है संवत्सरारी वारियम। तो इसमें टोन वारियम जो होता है वो इनमें से, ठीक है, उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए है सुबुक्तगीन, बी है महमूद गजनवी, सी है मोहम्मद गोरी या फिर अल्पदगीन। तो इसमें देखेंगे महमूद गजनवी के समय पे इनके दरबार में जो शाहनामा का लेखक है फरिश्ता रहता था। ऑप्शन बी। 191 क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजा राम, ऑप्शन सी है जीजाबाई के हाथ में, ऑप्शन डी है ताराबाई के हाथ में। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई के हाथ में मराठा का नेतृत्व था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय पर की गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मेयो और डी है लॉर्ड मिंटो। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, लॉर्ड मेयो। ये एकमात्र वायसराय था जिसका इसके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी राइट है। अब देखिए अगला प्रश्न फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसमें पूछा गया कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब या फिर डी एनी बेसेंट। तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी राइट है। एओ ह्यूम ने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया था, ये इसके पहले सचिव भी रहते हैं, ठीक है। बाकी एनी बेसेंट आपको याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं इसकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए है 12 वर्ष एवं 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के विवाह की, फिर सी है फिर 15 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों की, फिर डी है 16 वर्ष लड़कियों की और 22 वर्ष लड़कों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शारदा अधिनियम है इसके तहत लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मेयो और डी है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी राइट है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब विद्रोह होता है तो लॉर्ड कैनिंग रहता है उस समय। देखिए सभी गवर्नर जनरल सारे वायसराय
मैंने डे वाइज सीरीज़ में कंप्लीट कराया है, और उनके शासनकाल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं वो भी मैंने कंप्लीट कराई है। जिन्होंने भी नहीं देखी वो क्लास ज़रूर प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, आपको वो क्लास मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? पहला है बिहार का अकाल जो 1873 का था। ये ऑप्शन बी है राजपूताना अकाल 1868 से 59 का। सी है मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल जो 1866 से 1867 का रहा। या फिर उड़ीसा का अकाल जो पड़ता है 1866 टू 67। तो यही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उड़ीसा का अकाल 1866 से 1867 का। ये प्रकोप मतलब अकाल का प्रकोप का समुद्र, इसे प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लियाकत अली खां, सी है अबुल कलाम आज़ाद और डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कलाम आज़ाद 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसके मंत्री नहीं रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए है बाल गंगाधर तिलक ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, डी है महात्मा गांधी ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ए है इलाहाबाद अधिवेशन 1921 का, बी है गया अधिवेशन 1922 का, सी है बेलगाम का अधिवेशन 1924 या डी है कराची अधिवेशन 1930। तो बेलगांव का अधिवेशन जो होता है 1924 का, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है, ये याद रखना। ठीक इसी के बाद जो अधिवेशन होता है उसमें सरोजनी नायडू रहती हैं अध्यक्ष, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए है गैरिबाल्डी को, बी है विवेकानंद को, सी दादा भाई नौरोजी को या फिर डी मैजिनी को। तो लाला लाजपत राय ने अपना जो राजनीतिक गुरु माना था वो मैजिनी को माना था, ऑप्शन डी राइट है। तो यहाँ तक हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों को भी शेयर करते रहें। बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए तो अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।